गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आज अपन समझेंगे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है। तो किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कॉज ऑफ एक्शन की। अब कॉज ऑफ एक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है? रीज़न ऑफ फाइलिंग सूट। ये क्या रीज़न है जिसके लिए सूट फाइल किया गया है। अब कॉज क्या होता है? कोई लीगल राइट जो कि वॉयलेट की गई है किसी इंडिविजुअल की। तो कॉज ऑफ एक्शन जो बेसिकली होता है, रीज़न होता है ऑफ फाइलिंग सूट। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी की कोई भी लीगल राइट हो सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई लीगल राइट हो सकती है, और अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो सामने वाली पार्टी के पास आ जाता है कॉज ऑफ एक्शन। अब एक बार जब पार्टी के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन आ जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? प्लेंट फाइल करता है। प्लेंट क्या होता है? अब प्लेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो पार्टी होती है, पार्टी मेंशंस कॉज ऑफ एक्शन कि क्या कॉज ऑफ एक्शन था जिसकी वजह से सूट फाइल करना पड़ रहा है उसे। अब जैसे ही प्लेंट फाइल होता है कोर्ट ऑफिसर के पास, तो कोर्ट जो है वो समन्स भेजती है दूसरी पार्टी को, और एक बार जब समन्स रिसीव्ड हो जाते हैं विद इन 30 डेज दूसरी पार्टी को रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। अब क्या होता है प्लेंट और क्या होता है रिटर्न स्टेटमेंट? प्लेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो प्लेंटिफ है अपनी सारी चीज़ें लिखता है कि किससे उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, क्यों उसने ये सूट फाइल किया है। और रिटर्न स्टेटमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफेंडेंट फाइल करता है। इसमें डिफेंडेंट अपनी चीज़ें लिखता है, डिफेंसेस लिखता है, एडमिशंस होते हैं। वंस ये सब हो जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल हो जाता है, तो ऑर्डर 9 पिक्चर में आता है। ऑर्डर 9 किसके बारे में बात करता है? अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। इसमें क्या होता है अपीयरेंस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज में? इसमें अगर पार्टी अपीयर कर जाती है तो फिर ऑर्डर 10 पिक्चर में आता है जिसमें एग्जामिनेशन होता है पार्टीज का, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। एक बार पार्टीज का एग्जामिनेशन हो जाता है तो कोर्ट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करता है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। अब बेसिकली सेटलमेंट ऑफ इश्यूज क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ये होता है जिसमें कोर्ट फ्रेम करता है इश्यूज को, फ्रेमिंग इश्यूज, जिससे रियल मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन पार्टीज पता चले, जिसमें एक पार्टी जो होती है वो अपने कुछ स्टेटमेंट्स देती है और दूसरी पार्टी अपने कुछ स्टेटमेंट्स। तो इन दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करके कोर्ट सेटलमेंट करता है इश्यूज़ का। इश्यूज़ दोनों टाइप के हो सकते हैं, ऑफ फैक्ट एंड लॉ। एक बार जब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ हो जाते हैं, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ होने के बाद कोर्ट समन करता है विटनेसेस को, फिर विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है। एक बार विटनेस का एग्जामिनेशन होने के बाद
जब दोनों पार्टीज़ को कोर्ट सुन लेता है तो वो प्रोनाउंस करता है जजमेंट, और उस जजमेंट को फॉलो करता है डिक्री। अब डिक्री क्या होता है? डिक्री एक ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का, जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज डिसाइड होती हैं कि किस पार्टी की क्या राइट है और किस पार्टी की क्या लायबिलिटी है। जिसके फेवर में डिक्री आती है उसे बोला जाता है डिक्री होल्डर, जिसके फेवर में डिक्री आई है, और जिसके अगेंस्ट डिक्री आती है उसे बोला जाता है जजमेंट डेटर। जो डिक्री होल्डर होता है वो होता है हैप्पी पार्टी, क्योंकि उसके फेवर में क्या आई है? डिक्री। जजमेंट डेटर होता है सैड पार्टी। क्यों होता है सैड पार्टी? क्योंकि वो केस हार गया है। अब जो हैप्पी पार्टी है वो जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। अब मान लो डिक्री में जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ डिसाइड की गई हैं, जो इसकी राइट है ये उसके एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है तो प्रॉपर्टी का पोजीशन दिलवाना, तो वो एग्जीक्यूशन का पार्ट है। अब जो सैड पार्टी है जो कि है जजमेंट डेटर, वो जाएगा अपील के लिए। अब जो एग्जीक्यूशन होता है उसका भी कोई लिमिटेशन पीरियड होता होगा, तो एग्जीक्यूशन का जो लिमिटेशन सीपीसी में दे रखा है वो है 12 ईयर्स, एंड अपील का जो फर्स्ट अपील का लिमिटेशन पीरियड है वो है 30 डेज। एंड इवन वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होता और कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो सेकेंड अपील जाएगी हाई कोर्ट के पास, जिसका लिमिटेशन पीरियड है 90 डेज। एक बार अपील सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद ये बन जाएगी फाइनल डिक्री। तो ये इन प्रोसीडिंग्स को जो कि जजमेंट के बाद आती हैं, डिक्री के बाद आती हैं, उन्हें बोला जाता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। अब इस बीच ही बहुत सारी ऐसी प्रोसीडिंग्स भी हुई होंगी, लाइक इसमें और भी कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं सीपीसी में, जो कि होता है कॉस्ट। अब जो कॉस्ट होती है वो पे किया जाता है जजमेंट डेटर के थ्रू, जेडी के थ्रू डिक्री होल्डर को, जिसके फेवर में डिक्री आई है। अब इसमें कुछ इंटरेस्ट भी होता है। अब जो इंटरेस्ट है वो होता है 3 टाइप्स का। पहला होता है प्री लाइट, दूसरा होता है पेंडेंटे लाइट, तीसरा होता है पोस्ट लाइट, ये होता है बिफोर फाइलिंग प्लेंट। जब से कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है तब से लेके प्लेंट फाइल करने से पहले तक का जो होता है इंटरेस्ट, वो उसे बोला जाता है प्री लाइट, जो कि बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट होता है। दूसरा होता है पेंडेंटे लाइट, मतलब जब प्लेंट फाइल हुआ है टिल डिक्री, इसमें डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। एक होता है पोस्ट लाइट, मींस जब डिक्री पास हो चुकी है तो डिक्री से लेके एग्जीक्यूशन तक का जो इंटरेस्ट होता है उसे पोस्ट लाइट बोला जाता है। जनरली ये जो होता है वो 6% होता है, बट अगर डिक्री में मेंशन ना हो कोई भी इंटरेस्ट तो इसे रिफ्यूज़ माना जाएगा। तो अब इसको अपन और शॉर्ट करते हैं कि बेसिकली प्रोसीडिंग्स में होता क्या है। पहले प्लेंट फाइल होता है, प्लेंट फाइल होने के बाद समन्स जाते हैं, समन्स एक बार पहुंच जाते हैं तो रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है, उसके बाद अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस के बाद एग्ज़ामिनेशन होता है, एग्ज़ामिनेशन के बाद सेटलमेंट होता है ऑफ इश्यूज़, सेटलमेंट के बाद विटनेस को भी समन किया जाता है, विटनेस समन करने के बाद उनको भी एग्ज़ामिन किया जाता है। जब ये पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट होती है तो जजमेंट पास होता है।
एक बार जब जजमेंट पास हो जाता है तो डिक्री होती है। तो आज अपन इसे शॉर्ट ही रखेंगे। ये थी प्रोसीडिंग, जो कि बेसिक प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीजर कोड में दी गई है। थैंक यू।